हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने किस स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत सर्च नाम के। अगला क्वेश्चन है, किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनीत जोशी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यश दयाल को गुजरात टाइटंस ने 3.2 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर अपने साथ जोड़ लिया है, वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो दोस्तों, ये जो यश दयाल हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनशियोम योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदीप बख्शी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? तो केरल का जो पहला कारवां पार्क है ये इडुक्की जिले में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो अभी जो है हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने इस तरह का एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम है, इसे सिडबी बैंक द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है। तो सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम जो है ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। दोस्तों, सिडबी की अगर बात की जाए कि सिडबी की स्थापना कब हुई, तो 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। और सिडबी के अध्यक्ष और MD कौन है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष और MD हैं। दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ की बात है तो लखनऊ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि जो लखनऊ है ये कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को ये टच करता है। तो यहाँ पर मैप में देखेंगे ये है उत्तर प्रदेश के मैप में लखनऊ। दोस्तों, जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सीतापुर है, इसके अलावा बाराबंकी है, इसके अलावा यहाँ पर रायबरेली है और यहाँ पर
उन्नाव है और यहाँ पर हरदोई है। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को लखनऊ साझा करता है। अब दोस्तों ये तो हो गए लखनऊ से सटे हुए जिले। अब दोस्तों देखेंगे कि लखनऊ से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको लखनऊ के उपनाम ध्यान रखने हैं। तो नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ के उपनाम है। दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है लखनऊ, तो इससे पहले प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद, जिसे 1921 में, ध्यान रखना है 1921 में बदल करके क्या किया गया? लखनऊ कर दिया गया। दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से? तो 15 अधिवेशन हुआ। कौन कौन से हुए? तो ध्यान रखना है 15वां हुआ, इसके अलावा 32वां और इसके अलावा 50वां अधिवेशन। ठीक है, ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन है जो कि कहां पर हुए? लखनऊ में हुए। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1916 में। 1916 में 32वां अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था? तो 32वां अधिवेशन। दोस्तों 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अंबिका चरण मजूमदार ने, किसने? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, यानी एक जिला एक उत्पाद लखनऊ का क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। दोस्तों लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये सारी चीजें लखनऊ से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में डे नाइट T20 क्रिकेट मैच प्रतियोगिता कब शुरू होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी से। कानपुर शहर की जमीन पर पहली बार, दोस्तों पहली बार कानपुर में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट जाजमऊ के जेम्स ग्राउंड में, ग्राउंड का नाम ध्यान रखना है, जेम्स ग्राउंड में 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी। यह T20 टूर्नामेंट के लिए प्रत्येक टीम का प्रवेश शुल्क, यानी इसमें जो टीमें भाग लेंगी तो इनका जो शुल्क है प्रवेश का वो कितना होगा? तो 1,50,000 रुपए इसमें शुल्क होगा, जो तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति द्वारा प्रविष्टि को अस्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कानपुर में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और ये किस ग्राउंड में होगा? तो जेम्स ग्राउंड में। और कब से कब तक होगा? तो 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो जो स्वतंत्रता सेनानी है गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी जो है पुण्यतिथि 19 फरवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ष 2022 में गोपाल कृष्ण गोखले की 107वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को मुंबई में हुई थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में मार्ले मिंटो सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसके अलावा वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों की पहली पीढ़ी में से एक थे। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों अभी जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो 19 फरवरी 1915 को मुंबई में हुई थी। तो इसी वजह से हर साल 19 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर एक रिकॉर्ड बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 38 दोषियों को।
गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में एक सीरियल बम धमाका हुआ था, तो उस मामले में जो है अभी दोषियों को सजा सुनाई गई है और विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक भारत में एक साथ इतने सारे लोगों को कभी फांसी नहीं सुनाई गई है। बाकी के जो 11 दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, तो ये भी ध्यान रखना है। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के अतिरिक्त पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया और कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया तथा जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें 50,000 रुपए और इसके अलावा जो मामूली घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गुजरात अहमदाबाद में जो 2008 में सीरियल बम धमाके हुए थे, तो उस मामले में जो है दोषियों को अभी सजा सुनाई गई है और उसमें से 49 दोषियों को सजा दी गई है, जिनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब दोस्तों ये जो फांसी की सजा सुनाई गई है 38 लोगों को, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक भारत में एक साथ इतने लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। तो इस तरह से ये जो फैसला है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसके अलावा जो 11 दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब दोस्तों 2008 में जो अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है अहमदाबाद में साल 2008 में हुई सीरियल बम धमाके की, तो ये कब हुई थी? तो 26 जुलाई 2008 को, यहाँ पे ध्यान रखना है 26 जुलाई 2008 को ये सीरियल बम धमाके हुए थे। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में ये धमाके हुए थे। इसमें दोस्तों 21 ब्लास्ट हुए थे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था और इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी तथा इसके साथ ही 200 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 56 लोगों की मौत हुई थी इस धमाकों में। और दोस्तों बाद में जब पुलिस ने इस मामले के बारे में जांच की तो पुलिस ने यह दावा किया कि ये जो घटना है उसे जो आतंकी संगठन है इंडियन मुजाहिदीन, तो उससे जुड़े हुए लोगों ने इसको अंजाम दिया है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक जो योजना है इसे किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, चन्नवीरा कानवी का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों अभी जो चन्नवीरा कानवी का निधन हुआ है ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे चन्नवीरा कानवी जिनका हाल ही में निधन हुआ। कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। चन्नवीरा को समन्वय कवि यानी सुलह के कवि के उपनाम से जाना जाता था। कानवी को उनकी कविता काम जीवा ध्वनि के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कानवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1928 में कड़क जिले के होम्बल गांव में एक मास्टर के घर में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में चन्नवीरा कानवी का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक थे। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि सुलह के कवि उपनाम से किस कवि को जाना जाता है तो चन्नवीरा कानवी को। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीता। वहीं अगर बात की जाए कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हरा करके महिला एकल का खिताब जीता। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप
बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित की गई, जिसमें विजेता ट्रॉफी KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत द्वारा सौंपी गई। तो दोस्तों यहाँ से आपको चीज से ध्यान रखना है कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? तो हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीता। वहीं अगर ये पूछा जाए कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केरल की टीम ने। किसे हरा करके? तो भारतीय रेलवे को 3-1 से हरा करके महिला एकल का खिताब जीता। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में ये आयोजित की गई थी। और यहाँ पर जो वर्ड है KIIT, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर जो वर्ड है KISS, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यानी ये जो संस्थान है KIIT और KISS, इसके जो संस्थापक हैं अच्युत सामंत, इनके द्वारा जो है विजेता को ट्रॉफी सौंपी गई है। अब दोस्तों इस चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। यानी 10 और 5 यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों हरियाणा में अगर देखा जाए कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी को। यानी साल 2022 का जो पेंगोलिन दिवस है वो 19 फरवरी को मनाया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये होता है पेंगोलिन, एक जीव जिसकी वजह से जो है पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो पेंगोलिन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। और 2022 में जो पेंगोलिन दिवस है ये 19 फरवरी को मनाया गया। इस वर्ष यह आयोजन का 11वां संस्करण है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना है। पेंगोलिन की संख्या एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल जो पेंगोलिन एक जीव होता है, इसके संरक्षण के प्रयासों को गति देना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेल्सी ने। वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल में चेल्सी ने ब्राजील के क्लब पालमेइरास को 2-1 से हरा करके चैंपियनशिप जीती है। चेल्सी टीम के लिए यह उनका पहला फीफा क्लब विश्व कप है, जिसमें निर्णायक गोल काई हैवर्टज ने 3 मिनट के अतिरिक्त समय में करके टीम को यह चैंपियनशिप जितवाई थी। इस टूर्नामेंट का फाइनल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल में किसने चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है चेल्सी ने। किसे हरा करके? तो ब्राजील के क्लब पालमेइरास को 2-1 से हरा करके चैंपियनशिप जीती है। और ये जो टूर्नामेंट है फाइनल का, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो अबू धाबी में ये आयोजित किया गया था। और कहां पर? तो मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रो खन्ना। लेखक रो खन्ना ने अपनी नई पुस्तक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस लॉन्च की। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस पुस्तक तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पार्टनर के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। रो खन्ना कौन है? तो रो खन्ना एक भारतीय अमेरिकी हैं जो कि सिलिकॉन वैली क्षेत्र सहित सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अमेरिकी कांग्रेसी भी हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये किसकी पुस्तक है, यानी इसके लेखक कौन है? तो रो खन्ना इसके लेखक हैं।
तो दोस्तों ये थे 20 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो तुर्की देश का जो नाम बदला गया है इसे बदलकर के किया गया है तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इंदौर मध्य प्रदेश, बी है मुंबई महाराष्ट्र, सी है अमरावती आंध्र प्रदेश और डी है हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।